हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूं हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी सीरीज के अगले टॉपिक जिसका नाम है स्टम्प्स कोनॉइड। स्टम्प्स कोनॉइड क्या होता है कि अभी हमने पिछले वीडियो में एस्टिग्मेटिज्म अच्छे से पढ़ा। एस्टिग्मेटिज्म में जो हमने पहला टाइप पढ़ा था रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, उसमें हमने एक टर्म देखा था स्टम्प्स कोनॉइड। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की पूरी ऑप्टिक्स और उसमें जो रिफ्रैक्शन हो रही होती है रेज, उनका कॉन्फ़िगरेशन समझाने वाला जो पूरा प्रोसीजर है, उस पूरे एक साथ कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं स्टम्प्स कोनॉइड। हमने रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ना शुरू किया था जिसमें हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म पढ़ लिया था। एस्टिग्मेटिज्म, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म समझने के लिए हमें स्टम्प्स कोनॉइड का समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टम्प्स कोनॉइड क्या होता है? स्टम्प्स कोनॉइड रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की पूरी ऑप्टिक्स को कहते हैं। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में जो हमारी रेस का अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है, उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को मिला करके अगर बात करें तो ये पूरा कहलाता है स्टम्प्स कोनॉइड। स्टम्प्स कोनॉइड ऐसा टॉपिक है जो कि आपको 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में देखने के लिए मिल जाता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी ऑप्टिक्स समझने में कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है। इसलिए बहुत ही कलर्ड वे में और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में, ईजी वे में आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो स्टम्प्स कोनॉइड पढ़ने से पहले हम एक बार उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। तो स्टम्प्स कोनॉइड के लिए समझने के लिए हमें टोरिक सरफेस का समझना बहुत ज़रूरी है। टोरिक सरफेस क्या होती है? एक ऐसी सरफेस जिसमें दो प्रिंसिपल मेरिडियंस होती हैं और दोनों 90 डिग्री पे अलाइंड होती हैं, लेकिन दोनों का कर्वेचर डिफरेंट होता है। एक नॉर्मल सिमेट्रिकल सरफेस में, एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है, ये जैसे ये हमारी एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस है, इसमें दो मेरिडियंस होंगी, वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो ये दोनों प्रिंसिपल मेरिडियंस आपस में 90 डिग्री पे अलाइंड होती हैं और साथ ही साथ दोनों इक्वल होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी रेज आ रही होती हैं, पैरेलल रेज, वो एक ही फोकस पे पॉइंट होती हैं। तो आप देख सकते हो कि वर्टिकल मेरिडियन से भी रिफ्रैक्शन होने के बाद और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से भी रिफ्रैक्शन होने के बाद एक सिंगल फोकस बनता है। लेकिन टोरिक सरफेस में क्या होता है कि हमारी वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन आपस में अलाइंड तो 90 डिग्री पे होती हैं, लेकिन इनका कर्वेचर डिफरेंट होता है। दोनों में से कोई सी भी एक मेरिडियन या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी। तो क्या होता है, ये कर्वेचर में चेंज आने की वजह से रिफ्रैक्टिव पावर भी चेंज हो जाती है आई की। तो आई की वर्टिकल मेरिडियन अगर लेस कर्व्ड हो गई या फिर मोर कर्व्ड हो गई, तो उसकी वजह से इसका जो रिफ्रैक्टिव पावर भी ग्रेटर और लेस हो जाएगा। तो अब रिफ्रैक्टिव पावर में चेंज होने की वजह से जो फोकस है वो अलग अलग बनेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वर्टिकल मेरिडियन हमारी ग्रेटर कर्व्ड है, इसका कर्वेचर ज़्यादा है, और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का कर्वेचर कम है। ग्रेटर कर्वेचर होने की वजह से वर्टिकल मेरिडियन का रिफ्रैक्टिव पावर भी ज़्यादा होगा, और ग्रेटर रिफ्रैक्टिव पावर होने की वजह से वर्टिकल मेरिडियन का फोकस जल्दी बन जाता है। वहीं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जो कर्वेचर है वो लेस है, और लेस कर्वेचर होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव पावर भी लेस हो जाता है और इसका फोकस लेट बनता है। तो यही होता है हमारे एस्टिग्मेटिज्म में कि एक फोकस ना बन करके दो अलग अलग फोकस बनते हैं, और इस पूरे रिफ्रैक्शन की प्रोसेस को समझाता है, कॉन्फ़िगरेशन को समझाता है हमारा स्टम्प्स कोनॉइड। तो आइए एक बार पढ़ते हैं टोरिक सरफेस के बारे में। अ सरफेस in which meridians are aligned at 90 degree to each other are not equal। तो वो सरफेस जिसमें मेरिडियंस 90 डिग्री पे अलाइंड होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं, दोनों में कर्वेचर का डिफरेंस होता है। एंड वन ऑफ द मेरिडियन आर हैविंग ग्रेटर कर्वेचर एंड हेंस पावर। ग्रेटर कर्वेचर जिसकी होगी उसकी ही ज़्यादा पावर होगी, रिफ्रैक्टिव पावर, कंपेयर टू द अदर मेरिडियन। ये होती है हमारी टोरिक सरफेस। ठीक है, ये हमने आपको सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है, दोनों मेरिडियंस इक्वल होती हैं, सेम कर्वेचर की होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं, इसकी वजह से एक सिंगल फोकस बनता है। वर्टिकल मेरिडियन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल मेरिडियन दैट इज हैव सेम कर्वेचर एंड पावर, देयरफॉर ऑल रेज रिफ्रैक्ट एंड हेंस कन्वर्ज टू अ कॉमन फोकाई। ठीक है, अब टोरिक सरफेस में क्या होता है कि हमें दो अलग अलग फोकस देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या होता है कि जो वर्टिकल मेरिडियन है ये हमारी मोर कर्व्ड है, ज़्यादा कर्वेचर की वजह से इसकी पावर भी ज़्यादा होगी। वर्टिकल मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड हुआ, इसकी रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा हुई, इसलिए जो रेज जो हैं वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी, सूनर कन्वर्ज हो जाएंगी, और जो फोकस पॉइंट है वो पास बनेगा।
हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में क्या होता है, इसका कर्वेचर यहाँ पे लेस है, लेस कर्वेचर की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव पावर भी लेस है, जिसकी वजह से इसका फोकस पॉइंट फार बनता है। तो ये हो गई बेसिक हमारे टोरिक सरफेस के बारे में। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ रेज थ्रू अ टोरिक सरफेस कॉज फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट फोकाई। तो एक टोरिक सरफेस में रिफ्रैक्शन की वजह से हमें दो अलग अलग फोकाई देखने के लिए मिलते हैं। सो द होल बंडल ऑफ रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ टोरिक सरफेस इज कॉल्ड स्टम्स कोनॉइड। टोरिक सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो पूरा बंडल ऑफ रेज है, ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, इसे हम कहते हैं स्टम्स कोनॉइड। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई इज कॉल्ड फोकल इंटरवल ऑफ स्टम्स। इन दोनों फोकाई के बीच का जो डिफरेंस है, इसे हम कहते हैं फोकल इंटरवल ऑफ स्टम्स। फोकल इंटरवल ऑफ स्टम्स दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्टम्स कोनॉइड क्या होता है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ टोरिक सरफेस इज कॉल्ड द स्टम्स कोनॉइड। एक टोरिक सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनता है रेज का, उसे हम कहते हैं स्टम्स कोनॉइड, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की ऑप्टिक्स को समझाता है। तो इन रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर नॉट फोकस्ड ऑन अ पॉइंट बट फॉर्म टू फोकल लाइंस। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं हमारे दोनों मेरिडियंस में, वो एक फोकस पॉइंट में ना फोकस होकर के दो अलग अलग फोकस पॉइंट या फिर दो अलग अलग फोकल लाइंस बनाती हैं। टू फोकल लाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म व्हेन क्या होता है, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म जब रिफ्रैक्टिव पावर, जो हमारी रिफ्रैक्टिव पावर है, वो यूनिफॉर्मली चेंज होती है एक मेरिडियन से दूसरी मेरिडियन में। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि दो प्रिंसिपल मेरिडियन होंगी और दोनों प्रिंसिपल मेरिडियन में जो हमारी रिफ्रैक्टिव पावर है वो यूनिफॉर्मली चेंज होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में स्टम्स कोनॉइड में हमें पढ़ना क्या होता है। स्टम्स कोनॉइड में हमें शेप ऑफ बंडल पढ़ना पड़ता है। अब जो यहाँ पे हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन है रेस का, तो इसमें आप एक किसी ऑब्जर्वर को बीच में घुसा दो, तो जो ऑब्जर्वर है वो जब अलग अलग लेवल पे जाएगा तो उसे जो शेप है रेस के बंडल का वो अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। तो वही हम पढ़ते हैं स्टम्स कोनॉइड में कि एक ऑब्जर्वर को जब हमने इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में बीच में अलग अलग लेवल पे जब हमने उसको खड़ा किया, तो उसने ये बताया कि हर लेवल पे अलग अलग शेप हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो द शेप ऑफ बंडल ऑफ लाइट रेज एट डिफरेंट लेवल, यही हमें देखना है स्टम्स कोनॉइड में कि अलग अलग लेवल पे हमें लाइट रेज का कैसा शेप देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें हम ए से लेकर के जी तक इन सारे अलग अलग पॉइंट्स में देखेंगे कि कैसा शेप मिलता है। पॉइंट ए कहाँ पे होता है, पॉइंट ए होता है जो हमारा पहला फोकस है, उस पहले फोकस के पहले, अगर हमने पहले फोकस के पहले किसी भी जगह पे रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जर्वर को सेट किया, स्टैंड किया, तो वो हमारा पॉइंट ए पे आएगा। पॉइंट बी कहाँ पे लाई करता है, पॉइंट बी लाई करता है जहाँ पे हमारा पहला फोकस बनता है, वो हमारा पॉइंट बी होगा, वहाँ पे हम ऑब्जर्वर को स्टैंड करेंगे। थर्ड पॉइंट सी पॉइंट कहाँ है, सी पॉइंट पे ऑब्जर्वर स्टैंड है हमारा पहले फोकस के बाद, और जो यहाँ पे हमें लाइन क्रॉस करती हुई दिख रही हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस की लाइन को क्रॉस करती हुई दिख रही हैं, तो पहले फोकस के बाद और क्रॉसिंग के पहले यहाँ पे हमारा सी पॉइंट होगा जहाँ पे ऑब्जर्वर शेप ऑफ बंडल को डिफाइन करेगा। और डी पॉइंट कहाँ पे होता है, डी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वर्टिकल मेरिडियंस की रेस क्रॉस करती हुई नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस की रेस को, ये हमारा डी पॉइंट होगा। ई पॉइंट क्या है कि इस क्रॉसिंग के बाद और जो दूसरा फोकस है इसके पहले, क्रॉसिंग के बाद और दूसरे फोकस के पहले जो हमारा ऑब्जर्वर इस पोजीशन में जब लाई करेगा वो हमारा ई पॉइंट होगा। एफ पॉइंट हमारा कब होगा, एफ पॉइंट होता है हमारा दूसरे फोकस पे, एग्जैक्टली दूसरे फोकस पे जब हमारा ऑब्जर्वर स्टैंड करेगा और शेप ऑफ बंडल बताएगा तो वो एफ पॉइंट होता है। और दूसरे फोकस के बाद अगर हम उसको स्टैंड करें तो वो हमारा जी पॉइंट होगा। तो अब हम बात करते हैं कि पॉइंट ए पे इस पहले फोकस के पहले का जो भी लोकेशन है, यहाँ पे ऑब्जर्वर कैसा शेप ऑफ बंडल फील करेगा। तो पॉइंट ए में उसे हॉरिजॉन्टली ओवल एलिप्स देखने के लिए मिलेगा। हॉरिजॉन्टली ओवल एलिप्स आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये हॉरिजॉन्टली ओवल एलिप्स है। इसमें जो वर्टिकल सेगमेंट है वो आपको बहुत ही नैरो देखने के लिए मिल रहा है, वही हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा
लॉन्ग देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टली ओवल है। तो वर्टिकल सेगमेंट छोटा क्यों देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टली ओवल एलिप्स का जो रीजन है कि वर्टिकल रेज कन्वर्जिंग मोर रैपिडली देन हॉरिजॉन्टली। अब चूंकि वर्टिकल मेरिडियन का जो कन्वर्जेंस है, जो इसका कर्वेचर है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा हुई। अब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर होने की वजह से ये जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, इसकी जो कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा अर्ली और जो फोकस पॉइंट है वो अर्ली बन रहा है, तो कन्वर्ज ज़्यादा जल्दी कर रहा है। तो वर्टिकल रेस ज़्यादा रैपिडली कन्वर्ज हो रही हैं हॉरिजॉन्टल के कंपेरेटिवली, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टली ओवल एलिप्स मिल रहा है और जो वर्टिकल सेगमेंट है वो ओवल पार्ट बना रहा है। आप देख सकते हैं वर्टिकल सेगमेंट छोटा है और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट इसका बड़ा है। क्या रीजन है कि वर्टिकल रेज जो है वो रैपिडली कन्वर्ज हो रही हैं हॉरिजॉन्टल रेज के कंपेरेटिवली। हॉरिजॉन्टल जो हमारा मेरिडियन है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की रिफ्रैक्टिव पावर लो है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बाद में जा करके फोकस हो रही हैं, तो यहाँ पे उसका कन्वर्जेंस बहुत लो होगा। वर्टिकल का कन्वर्जेंस हाई है, जिसकी वजह से ये वर्टिकल सेगमेंट में ज़्यादा नैरो या फिर कन्वर्ज्ड है, इसलिए हॉरिजॉन्टली ओवल एलिप्स देखने के लिए मिलेगा। हॉरिजॉन्टली ओवल एलिप्स हमें पॉइंट ए में मिलेगा। अब पॉइंट बी में क्या हुआ, पॉइंट बी में बिल्कुल वर्टिकल सेगमेंट, तो वर्टिकल सेगमेंट की जो रेज है वो तो एक पॉइंट पे आ गई हैं, मतलब जो वर्टिकल सेगमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो गया है हमारा, और जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है हमें बस वही देखने के लिए मिल रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल सेगमेंट तो प्रेजेंट है लेकिन वर्टिकल सेगमेंट तो फोकस पे आ चुका है, इसलिए वर्टिकल सेगमेंट बिल्कुल जीरो हो गया है। तो पॉइंट बी में हमें एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल सेगमेंट इसमें प्रेजेंट है लेकिन वर्टिकल सेगमेंट बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो इसका रीजन क्या है, वर्टिकल रेज कम टू अ फोकस बट हॉरिजॉन्टल रेज स्टिल कन्वर्जिंग। तो अब देखिए पॉइंट ए में और पॉइंट बी में, अब अगर पॉइंट ए में हमने रेटिना को अब अगर हमारा रेटिना पॉइंट ए पे लाई होता है, अब यहाँ पे फील करिए कि यहाँ पे हमारा रेटिना है, तो अगर रेटिना हमारा यहाँ पे हुआ तो जो बाकी के दोनों फोकस पॉइंट हैं वो रेटिना के बिहाइंड बन गए, और रेटिना के बिहाइंड जब फोकस पॉइंट बनते हैं तो कैसा एस्टिग्मेटिज्म होता है, कैसा रिफ्रैक्टिव एरर होगा, हाइपरमेट्रोपिया। अब वो हमने कौन सा हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा था जब रेटिना के बिहाइंड दोनों फोकस पॉइंट बन रहे थे, बिल्कुल सही कहा, कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। तो पॉइंट ए के बाद अगर पॉइंट ए पे रेटिना प्लेस्ड होगा तो दोनों फोकस पॉइंट रेटिना के बिहाइंड बनेंगे, ऐसी कंडीशन में कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म बनेगा। तो यहाँ पे अगर रेटिना है, यहाँ पे अगर हमारी रेटिना होगी तो दोनों फोकस पॉइंट उसके बिहाइंड बनेंगे, तो कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म होगा। कंपाउंड क्यों, क्योंकि दोनों फोकस पॉइंट बाद में आ रहे हैं। अब पॉइंट बी में जैसे हमने क्या किया कि हमें हॉरिजॉन्टली ओवल लाइन मिल रही है, वर्टिकल रेज फोकस पे आ चुकी हैं, हॉरिजॉन्टल रेज स्टिल कन्वर्जिंग। तो अगर हमने पॉइंट बी पे रेटिना को रखा तो एक वर्टिकल मेरिडियन का जो फोकस है वो तो रेटिना पे बन रहा है, लेकिन एक मेरिडियन का जो फोकस है वो उसके बिहाइंड पे बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में कैसा एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलता है, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक। मतलब एक मेरिडियन तो फोकस पे आ गया रेटिना पे, लेकिन दूसरा वाला अभी भी बिहाइंड पे बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉइंट सी में कैसा देखने के लिए मिलेगा हमें शेप ऑफ बंडल। अब पॉइंट सी कहाँ पे है, पॉइंट सी जो है, इसको मिटा देते हैं हम, पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी कहाँ पे आता है, हमारे पहले फोकस के बाद, और जो हमारी वर्टिकल मेरिडियन की जो रेज हैं जहाँ पे क्रॉस करती हैं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को, उसके पहले, फोकस के बाद और क्रॉसिंग के पहले ये खाली स्पेस। तो अगर यहाँ पे पॉइंट सी देखा जाए तो वहाँ पे हमें कैसा शेप देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली ओवल एलिप्स देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो ए के कंपेरेटिवली छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वर्टिकल रेज हैं, वर्टिकल रेज अब डाइवर्ज करना स्टार्ट कर दिया है। वर्टिकल रेज फोकस पे आ गई थी, फोकस के बाद अब यहाँ पे डाइवर्जेंस शुरू हो गया है, और जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से जो रेज आ रही थी वो अभी भी कन्वर्जेंस पे ही हैं। तो क्या हुआ कि जो वर्टिकल रेज थी वो डाइवर्जिंग हैं और हॉरिजॉन्टल रेज कन्वर्जिंग है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि चूंकि बिल्कुल अभी फोकस के बाद डाइवर्जेंस शुरू हुआ है और इसका अभी भी फोकस काफ़ी आगे बनना है, तो डाइवर्जेंस काफ़ी कम होगा और कन्वर्जेंस काफ़ी ज़्यादा होगा।
तो कन्वर्जेंस ज़्यादा है और डाइवर्जेंस कम है, जिसकी वजह से हमें हॉरिजॉन्टली ओवल एलिप्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस है, लेकिन डाइवर्जेंस छोटा है, कन्वर्जेंस बड़ा है, इसकी वजह से। और क्या है, जो कन्वर्जेंस बड़ा है इसलिए हमारा जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है वो बड़ा होगा, और डाइवर्जेंस छोटा है तो वर्टिकल सेगमेंट हमारा छोटा होगा। तो अब अगर रेटिना हमारा पॉइंट सी पे लाई करेगा तो क्या होगा, अब पॉइंट सी पे अगर हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे रेटिना को रख दिया तो अब क्या होगा, तो रेटिना के आगे, तो एक फोकस रेटिना के आगे बन रहा है और एक फोकस रेटिना के पीछे बन रहा है। आप देख सकते हैं रेटिना के आगे एक फोकस है वर्टिकल मेरिडियन का और रेटिना के पीछे एक मेरिडियन है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का। तो ऐसी कंडीशन में कैसा एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलता है, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वर्टिकल मेरिडियन जो है वो मायोपिक कंडीशन में है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो है वो हाइपर मेट्रोपिक कंडीशन में है। तो वर्टिकल मेरिडियन उसके पहले है तो वो मायोपिक कंडीशन में है, और हाइपरमेट्रोपिक मेरिडियन जो है वो हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में है, सॉरी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में है। तो सी पॉइंट पे हमें मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलेगा। शेप कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली ओवल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेज कन्वर्जिंग है, वर्टिकल रेज डाइवर्जिंग है, और लेकिन कन्वर्जेंस बड़ा है डाइवर्जेंस से, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला सेगमेंट बड़ा होगा वर्टिकल से, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल है वो बड़ा है और वर्टिकल छोटा है। ठीक है, अब पॉइंट डी पे क्या होता है, पॉइंट डी पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट डी यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल मेरिडियन की जो रेज आ रही हैं वो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को रेज को कट करती हुई नजर आ रही हैं इस 2D डायग्राम में। तो जब हमने ऑब्जर्वर को पॉइंट डी में स्टैंड किया और जब उसने शेप ऑफ बंडल को अंदर से ऑब्जर्व किया तो हमें कैसा शेप मिलता है पॉइंट डी पे, जिस पॉइंट पे वर्टिकल मेरिडियन की रिफ्रैक्टेड रेज हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की रेज को यहाँ पे क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं। तो पॉइंट डी पे हमें एक प्रॉपर कंप्लीट सर्कल देखने के लिए मिलता है। प्रॉपर यहाँ पे पॉइंट डी पे हमें एक प्रॉपर कंप्लीट सर्कल देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ वर्टिकल रेज इज इक्वल्स टू कन्वर्जेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल रेज। अब हम देख सकते हैं कि पॉइंट डी पे वर्टिकल रेज का क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस शुरू हो गया है, और हॉरिजॉन्टल रेज का अभी भी यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस के बराबर होगा, इसलिए जो हमारा सर्कल है वो बिल्कुल इक्वल होगा हर साइड से, क्योंकि डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस के बराबर है। तो वर्टिकल सेगमेंट और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट सेम होंगे। क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ वर्टिकल रेज इक्वल्स टू कन्वर्जेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल रेज। सो अगर हम रेटिना को पॉइंट डी पे रखते हैं तो हमें कैसा सीन देखने के लिए मिलेगा। पॉइंट डी पे हमने रेटिना को रख दिया, तो पॉइंट डी पे जब हमने रेटिना को रखा तो अब हमें दोनों फोकस देखने हैं। तो रेटिना का एक फोकस जो है, जो पहला फोकस है, एक मेरिडियन का फोकस रेटिना के पहले बन रहा है और दूसरे मेरिडियन का फोकस रेटिना के बाद में बन रहा है। तो हमने अभी बताया कि ऐसी कंडीशन में जब एक फोकस रेटिना के पहले बने और एक फोकस रेटिना के बाद बने एस्टिग्मेटिज्म में, तो ऐसी कंडीशन में मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म बनता है। तो if retina is placed at D, then mixed astigmatism is seen. ठीक है, the circle formed called as circle of least deviation. तो इस पॉइंट पे जो सर्कल बन रहा है, बिल्कुल प्योर सर्कल, इक्वल सर्कल बन रहा है, इस पॉइंट पे जो सर्कल बनता है इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन। सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन क्यों, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस के, और इस पॉइंट पे जो मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म बनता है, इसकी वजह से, इस सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन की वजह से जो हमारा डिस्टेंस विजन है इज गुड इवन विथ हाई डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो बहुत ही लो सिम्टोमेटिक होता है, मतलब उसको मायोपिया भी है, उसको हाइपरमेट्रोपिया भी है, लेकिन फिर भी उसका जो डिस्टेंट विजन है वो अच्छा आता है। क्यों, क्योंकि सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन यहाँ पे बनता है। सो डिस्टेंट विजन इज गुड इवन विथ हाई डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। कहाँ पे, डी पॉइंट पे, जहाँ पे प्रॉपर सर्कल बनता है। कौन सा सर्कल, सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन। So this area of least deviation falls upon near retina. ये जो एरिया ऑफ लीस्ट डेविएशन होता है कई मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म के पेशेंट में, ये रेटिना के आसपास बनता है, इसलिए देयर इज लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस एट दिस पॉइंट। तो इस वजह से
इस पॉइंट, क्योंकि ये जो सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन है ये हमारे रेटिना के आसपास बनता है, इसलिए जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत ही कम होता है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन का। ठीक है, क्या हुआ सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन में कि हमारा ये जो सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन है वो हमारे रेटिना के नियर पे बनता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिस्टॉर्शन है वो बहुत ही कम होता है इमेजेस का, और जो डिस्टेंस विजन है वो कंपेरेटिवली क्लियर होता है हाई डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म होने के बाद भी। ये होता है इंपॉर्टेंस सर्कल ऑफ लीस्ट डेविएशन का। अब हम बात करते हैं पॉइंट ई। पॉइंट ई यानी कि जो क्रॉसिंग के बाद और दूसरे फोकस के पहले। तो दूसरे फोकस के पहले और क्रॉसिंग के बाद जब ऑब्जर्वर शेप ऑफ बंडल को ऑब्जर्व करेगा तो उसे कैसा शेप मिलेगा, तो उसे मिलता है वर्टिकली ओवल एलिप्स। वर्टिकली ओवल एलिप्स क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ज़्यादा है और जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस कम है। मतलब हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जो होगा वो कम होगा और वर्टिकल सेगमेंट ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे वर्टिकली ओवल एलिप्स मिलेगा। जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है वो कम हो गया और जो वर्टिकल सेगमेंट है, जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए वर्टिकली ओवल एलिप्स मिलेगा पॉइंट ए पे। रीज़न क्या है कि वर्टिकल रेज डाइवर्जिंग है, हॉरिजॉन्टल रेज कन्वर्जिंग है। अब दोनों में अमाउंट क्या है, डाइवर्जिंग अमाउंट ज़्यादा है कन्वर्जिंग अमाउंट से। डाइवर्जिंग हमारा वर्टिकल सेगमेंट है तो वर्टिकल सेगमेंट ज़्यादा हो गया हॉरिजॉन्टल सेगमेंट से। तो अब अगर यहाँ पे रेटिना को प्लेस करेंगे तो वही बात होगी, रेटिना हमने यहाँ पे रख दी, एक फोकस पहले है एक फोकस बाद में है, तो मिक्स एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आता है हमारा पॉइंट एफ। तो पॉइंट एफ में क्या होता है कि पॉइंट एफ कहाँ पे आ रहा है, अब पॉइंट एफ हमारा लाई करता है सेकेंड फोकस पे। सेकेंड फोकस पे तो सेकंड फोकस पे क्या होगा, हमारा जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन फोकस पे आ गया है और वर्टिकल मेरिडियन अब डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने रेटिना को रखा तो एक मेरिडियन फोकस पे है, लेकिन दूसरा मेरिडियन का जो फोकस है वो कहाँ बना, रेटिना के पहले। तो कैसा होगा, सिंपल मायोपिक होगा। पहले वाले फोकस पे जब रेटिना था तो क्या हुआ था कि एक मेरिडियन फोकस पे है, दूसरा वाला रेटिना के पीछे बन रहा है, तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक हुआ था। तो पॉइंट एफ पे क्या हुआ कि वर्टिकली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वर्टिकली स्ट्रेट लाइन क्यों मिल रही है, क्योंकि जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है वो फोकस पे आ गया है, लेकिन जो वर्टिकल मेरिडियन है, वर्टिकल मेरिडियन डाइवर्ज कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जो सेगमेंट है बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन वर्टिकल सेगमेंट जो डाइवर्ज कर रहा है वो प्रेजेंट है, इसलिए हमें वर्टिकली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आ गया समझ में, हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जो पार्ट है वो नील हो गया, फोकस पे आ गया है, इसलिए हॉरिजॉन्टली जीरो हो गया। वर्टिकली क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि वर्टिकली डाइवर्ज हो रहा है। इसको हम कहते हैं सेकेंड फोकस। तो रीजन क्या है कि वर्टिकल रेज हमारी डाइवर्जिंग है और हॉरिजॉन्टल रेज फोकस पे आ गई हैं, तो क्या होगा, अब सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलेगा। सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म क्यों, क्योंकि एक फोकस जो है हमारी रेटिना पे आ गया, जो दूसरा फोकस था वो रेटिना के पहले था, इसलिए कैसा होगा ये कंडीशन, मायोपिया का कंडीशन होगा। तो इसको हम कहते हैं सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉइंट जी, लास्ट पॉइंट कहाँ पे कि अब दोनों फोकस के बाद, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के फोकस और वर्टिकल मेरिडियन दोनों फोकस के बाद अगर हमने रखा तो हमें कैसा देखने के लिए मिलेगा। खुद सोचिए कि जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन था वो भी डाइवर्ज कर रहा है, और अब हमारे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के जो लाइट रेज हैं उन्होंने भी रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्जेंस शुरू कर दी है। फोकस तो बन गया, लेकिन वर्टिकल मेरिडियन की जो डाइवर्जेंस थी वो ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की डाइवर्जेंस से, तो वर्टिकल सेगमेंट ज़्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कम होगा। तो आप देख सकते हैं हमें कैसा यहाँ पे शेप मिला, वर्टिकली ओवल मिला। वर्टिकली ओवल यहाँ पे वर्टिकल मेरिडियन का जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का डाइवर्जेंस तो अभी शुरू हुआ है तो वो छोटा है, तो वर्टिकली ओवल मिलेगा। रीज़न क्या है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेज आर डाइवर्जिंग। ठीक है, इसलिए दोनों डाइवर्जिंग है, लेकिन वर्टिकल डाइवर्जेंस ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल डाइवर्जेंस के कंपेरेटिवली, इसलिए वर्टिकली ओवल है। इफ़ रेटिना इज प्लेस्ड एट जी, अब रेटिना को अगर हमने जी पॉइंट पे रखा तो क्या होगा, अब हमने अगर जी पे रखा तो दोनों फोकस रेटिना के पहले होंगे, तो अगर दोनों मेरिडियन के फोकस रेटिना के पहले हों, ऐसी कंडीशन में कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म होता है, तो कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस
लेंस आर मायोपिक डाइवर्जेंट। तो ये हमारा कंप्लीट होता है स्टम्प्स कोनॉइड। 5 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर देखने के लिए मिलता है। इसके नोट्स आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी हुई है। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।